नमस्कार दोस्तों, 4 सितंबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। सारी इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर्स की वीडियोस देखेंगे। साथ साथ हमेशा की बातें, लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक एकेडमिक कंटेंट के रिलेटेड डाउट पूछना चाहते हैं तो आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। चैनल मेंबर्स के लिए मैं एक और इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मेंस साइंस से राइटिंग करना चाहते हैं, यूपीएससी 2019 में जो भी जनरल स्टडीज के पेपर आए थे, पेपर 1, 2, 3, 4, इनके सारे सवालों के सवाल के आंसर लिखने के तरीके को मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यूपीएससी 2019 का जीएस पेपर 1 है। इसके पहला सवाल, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन गंधरा एलिमेंट। दूसरा सवाल, तीसरा और चौथा, पहले 3 से 4 सवालों के मॉडल आंसर्स मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप आंसर राइटिंग किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इससे एसोसिएटेड जो भी स्टैटिक नॉलेज है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसे ये जो आंसर्स हैं इसके लिए मेरी वीडियोस आपको मदद कर सकती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। वापस चलते हैं डिस्कशन पे। पहली न्यूज, जनरल बिपिन रावत पुशेस फॉर क्वाड। देखिए क्वाड क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। इसको क्वाड बोला जाता है। इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। इसमें सेमी रेगुलर मीट्स होती हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, साथ में मिलिट्री ड्रिल्स भी कंडक्ट करते हैं। ये शुरू कब हुआ था? ये एज अ डायलॉग शुरू हुआ था 2007 में। इसको इनिशिएट किया था प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ऑफ जापान। इनको सपोर्ट किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस उस समय के डिक चेनी, प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऑफ इंडिया। इस डायलॉग के साथ साथ कुछ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होने लगी, जिनको एक्सरसाइज मालाबार कहा गया है। ये जो ग्रुपिंग बनी, इसको ओवर द टाइम आप कह सकते हो चाइनीज इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को बैलेंस करने के लिए माना जाने लगा। तो इस तरीके का जो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अरेंजमेंट था, ये चाइना को नर्वस करने लगा। ये किससे पता चला? ये इस बात से पता चला कि चाइनीज गवर्नमेंट समय समय पर क्वाड कंट्रीज को अपना प्रोटेस्ट इशू करती थी। अभी क्वाड को लेके जनरल बिपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दिया है कि क्वाड को एक इस तरीके का सिस्टम बनाना है जिससे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को हम मेंटेन कर सकें, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को हम मेंटेन कर सकें। कहाँ कहाँ पे? खासकर इंडियन ओशन रीजन में और दुनिया भर के ओशंस में। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे साउथ चाइना सी भी इंक्लूडेड। तो बिपिन रावत जी का क्या बोलना है कि एज फार एज क्वाड इज कंसर्न्ड, हमें क्वाड को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि दुनिया भर के ओशंस में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन रहे, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस रहे। ये बात बोली गई। और बिपिन रावत जी का ये भी बोलना है कि इंडिया इस क्वाड के मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करके जो कंबाइंड चैलेंज का जो थ्रेट है हमारे सामने पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, इसको अवॉइड कर सकता है। ठीक है। साथ साथ पाकिस्तान को यहाँ कॉशन करते हुए बिपिन रावत जी बोल रहे हैं कि इंडिया की जो चाइना के साथ टेंशन चल रही है, इसको आप इस तरीके से मत लीजिएगा कि आप हमारा फायदा उठा लोगे। हमारा फायदा उठाने की कोशिश करोगे, हम लोग स्ट्राइक बैक करेंगे बहुत फियर्सली। ये सब कब बोला बिपिन रावत जी ने? यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के समय पे बोला, बातचीत में। अभी इसी बातचीत में मोदी जी भी इन्वॉल्व होंगे। मोदी जी ने भी इसी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में ये बोला है कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। मोदी जी ने बोला कि देखिए, इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है और इंडिया आगे आने वाले समय में रिलायबल प्लेयर बन सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन में। अभी के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन कौन डोमिनेट कर रहा है? चाइना डोमिनेट कर रहा है। चाइना एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह काम नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्टली मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह काम करके ग्लोबल सप्लाई चेन्स में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ये बात बोल रहे हैं। फिर मोदी जी कह रहे हैं कि 2020 जैसा बीता है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, किसी ने भी इस बात को आप कह सकते हैं प्रिडिक्ट नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, पुअर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सिटीजन्स के खिलाफ, अपने सिटीजन्स को आगे के आने वाले समय में बचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इंप्रूव करने के लिए मोदी जी बोल रहे हैं पॉलिसी स्टेबिलिटी। देखिए, जो यूएस की इंडस्ट्री है, जो यूएस के बड़े बड़े कॉरपोरेशन हैं, वो इस बात से बड़े चिंतित रहते हैं कि कहीं हम इंडिया में आए तो इंडिया में चेंजिंग गवर्नमेंट के चलते कहीं पॉलिसी भी उतनी तेजी से चेंज होने लगी तो हमें अपने बिजनेसेस को स्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी ने बोला कि देखिए,
हम आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि हम दुनिया की तरफ अपनी पीठ घुमा देंगे। हम बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह काम कर रहे हैं। आप आइए हमारे देश में बिजनेस खोलिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हमने कोरोना के दौरान भी अपनी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। पूरी दुनिया को हमने जेनरिक मेडिसिन बना के दी है और एक सेल्फ रिलायंट और पीसफुल इंडिया पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, ऐसा बोल रहे हैं मोदी जी। जीएस पेपर 3 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है रिलीफ फॉर बोरोवर्स इन मोरेटोरियम केस। भाई ये तो केस बिल्कुल ही आग लगा रहा है। इसमें रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ सवाल है इस बात का कि वेदर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट शुड बी चार्ज ऑन लोन्स डेफर्ड ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। 6 महीने का मोरेटोरियम लगा। अभी आप सोचिए, मैंने कल भी आपको समझाया था, मान लीजिए आपने 8 लाख रुपए की कार ली। उस 8 लाख रुपए की कार पे आप 10,000 रुपए हर मंथ की ईएमआई भर रहे हो। इस ईएमआई में आपका प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट भी है और जो इंटरेस्ट दे रहे हो वो कंपोनेंट भी है। अभी ये जो 10,000 रुपए आप महीने के देते हो, 6 महीने तक आपने ईएमआई नहीं दी, ओके, तो कितने हो गए 6 महीने के? 60,000 रुपए। ये 60,000 रुपए तो देखिए आपको सरकार को, बैंक को देने ही है। मतलब ये 60,000 रुपए आपके माफ नहीं हुए। बात ये है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, ये जो 60,000 रुपए जो आपने इस टाइम पीरियड में नहीं दिए हैं, इन 60,000 रुपयों के ऊपर ये जो 6 महीने का डिले है, इसका इंटरेस्ट लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा, इसके ऊपर एक बड़ी बहस चल रही है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोल रहे हैं कि अगर हम ऐसा इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे तो हमें नुकसान होगा। जो बोरोवर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भैया आप प्रॉफिट कमाने की बात करो, हमारा तो खर्चा ही बंद हो गया है। तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं। बीच में कुछ आवाजें ऐसी भी उठ रही थी कि कुछ बिजनेस पर्सन और जो लोगों ने लोन लिया था, इंडिविजुअल बोरोवर्स, वो ये बोल रहे थे कि भाई हमारे शायद इस लोन को एनपीए कर देगी गवर्नमेंट या फिर बैंक। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर एक ऐसे एसेट्स जो कि स्ट्रेस्ड हैं, जिनका प्रिंसिपल अमाउंट या मुद्दल अमाउंट वापस नहीं आ रहा है, 90 दिन के बाद इस मैकेनिज्म को शुरू किया जाता है। ये जो 6 महीने का टाइम है ना, जिसमें लोन मोरेटोरियम दिया गया था, ये 6 महीने का टाइम इन 90 दिनों में काउंट नहीं होगा। तो 31 अगस्त तक अगर आपने ईएमआई नहीं दी है पिछले 6 महीनों में, कोई बात नहीं। 31 अगस्त के बाद 90 दिन तक अगर आपकी कोई ईएमआई नहीं आती तो उसके बाद एनपीए होने का खतरा है। अभी के लिए 1 सितंबर को कुछ भी एनपीए नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में काफी कंफ्यूजन चल रहा है। इंडिविजुअल बोरोवर्स अपना हक मांग रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमसे इस पीरियड का इंटरेस्ट मत लीजिए। शुरू में तो कुछ लोग खुश हो गए, तो उनको लगा था कि शायद ईएमआई माफ कर दी गई है, बट कोई भी ईएमआई माफ नहीं की गई है। वो ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। सवाल इस बात का है कि क्या उस ईएमआई को जो कि आपने नहीं दिया इन 6 महीने पे, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा क्या? इसके ऊपर ये सारी बहस यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे एनपीए क्या होता है? एनपीए को मैंने पहले बताया, वो लोन्स या एडवांसेस जो कि बैंक कस्टमर्स को दे और कस्टमर्स उसके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिले कर दें, लेट कर दें, मिस कर दें। एक समय के बाद चीजें ज्यादा मिस होने लगी तो किसमें पलट जाती हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। इस एसेट्स को सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, इन सब चीजों में सब क्लासिफाई किया जाता है। यानी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, इसके भी बहुत से सब क्लासिफिकेशन है। सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट। एक लोन को लेने के बाद उसकी ईएमआई ना चुकाना, उसके पैसे ना चुकाना, ये अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से उस एनपीओ को सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस में क्लासिफाई करेगा। ओके, मान लीजिए किसी ने पैसा उधार पे दिया और पैसा वापस नहीं आया, तो उस केस में लेंडर्स के पास ये ऑप्शन होता है कि जो भी गिरवी रखा गया था वो उसे कब्जा सकते हैं, या फिर जिस चीज के लिए लोन लिया गया था उसको ऑप्शन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने फॉर्च्यूनर नाम की गाड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन पे ली और आप उसका लोन ईएमआई नहीं चुका पाए, तो इस फॉर्च्यूनर को बैंक जब्त कर लेगा और इसका ऑप्शन करके किसी और को बेच देगा और अपने लॉस को रिकवर करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। अगला आर्टिकल, आसाम राइफल्स आस्क्ड टू शिफ्ट बेस फ्रॉम एजोल। देखिए, मिजोरम की जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो आसाम राइफल्स है, उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो लगातार बढ़ रही हैं। कुछ दिन पहले इस इश्यू को मैंने पहले भी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया है। तो मिजोरम के जो चीफ मिनिस्टर है जोरम थांगा, उन्होंने आसाम राइफल से बोला है कि जो आपने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है एजोल में, आप अपना हेडक्वार्टर एजोल से निकाल के जोखा स्वांग ले जाइए। जोखा स्वांग एजोल से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर आसाम राइफल से बोल रहे हैं कि आपको अपनी एक्टिविटीज को बॉर्डर इलाकों में, म्यांमार के साथ जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है इंडिया के अंदर। आपको एजोल में
अपने बेस को सेटअप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आसाम राइफल्स की बात की जाए तो इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। 1835 में एस चचार लेवी आसाम राइफल्स को बनाया गया था। स्टेट कैपिटल में इसने अपना बेस 2019 में सेटअप किया था। मिजोरम गवर्नमेंट और आसाम राइफल के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सामने आई दुनिया के 18 अगस्त को, जब 15 पर्सनल्स आसाम राइफल के 46 बटालियन के जबरदस्ती स्टेट में घुस गए कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ना मानते हुए। तो जनरल स्टडीज पेपर 3 में ये आपको काम आएगा। आगे चलते हैं। देखिए, कुछ महीनों पहले न्यूज आई थी ऑयल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक प्लांट है बागजान में, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। वहां पे आग लग गई थी। अभी उस आग लगने के चक्कर में वेल नंबर 5 में 9 जून से वो आग लगी हुई है और अब तक उस आग को बुझा नहीं पाए। इस आग को बुझाने के लिए जिस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है किलिंग। किलिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसमें एक विशेष मड सीमेंट मिक्सचर को हाई प्रेशर में एक इनलेट के थ्रू भेजा जाता है वेरी हाई प्रेशर पे पोर्ट्स में। और ये पोर्ट्स लगभग 3.5 किलोमीटर जमीन के नीचे होते हैं जहां से नेचुरल गैस निकल रही होती है। तो नेचुरल गैस से लगी हुई आग पे, मतलब एक ऐसी साइट जहां से नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वहां पे लगी हुई आग को बुझाने के लिए किलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। और प्लस ये चीज आसाम में हुई है और बहुत पास है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के। तो एक और बात याद रखिएगा कि दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आसाम में है। ओके, जनरल स्टडीज पेपर 3 में काम आएगा। केरला सेलिब्रेट्स पुलिकली। पुलिकली क्या है? रिक्रिएशनल फोक आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और बाकी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। ओनम के ओकेजन पे ट्रेंड आर्टिस्ट पुलिकली को परफॉर्म करते हैं। ओनम एक एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, इंडियन स्टेट ऑफ केरला में मनाया जाता है। कुछ दिन पहले अपनी जो डेली करंट अफेयर्स क्विज की सीरीज में ओनम के बारे में बहुत डिटेल में बताया था विनीत सर ने। तो ओनम के बारे में जानना तो उस वीडियो को देखिए जाके। अभी पुलिकली क्या है कि देखिए, ऑन द 4th डे ऑफ ओनम सेलिब्रेशंस नलम ओनम परफॉर्मर्स पेंटेड लाइक टाइगर्स, इस तरीके से कुछ उनकी पेंटिंग होती है। एंड हंटर्स इन ब्राइट येलो रेड एंड ब्लैक डांस द बीट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक उदुको एंड थाकिल। तो उदुको थाकिल को बजाया जाता है और इस तरीके के लोग टाइगर के लेआउट में आके उसके सामने डांस करते हैं। तो पुलिकली का मतलब होता है प्ले ऑफ द टाइगर्स। ओके, थीम होती है इसकी टाइगर हंटिंग। और नॉर्मल कर इस फोक आर्ट को थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो पूरा केरला में किया जाता है, मेनली थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन कल्चर से रिलेटेड, ये आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ले ऑन इंग्लिश मीडियम इन आंध्र प्रदेश स्कूल। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो स्कूलों में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसको इंग्लिश करना चाहती है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया, नवंबर 2019 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला और उन्होंने बोला कि देखिए, इंग्लिश में पढ़ाई होगी फ्रॉम क्लास 1 to 6 इन प्राइमरी, अपर प्राइमरी एंड हाई स्कूल्स फ्रॉम 2020-21। यानी 2020-21 के सत्र में 1 से लेकर 6ठी क्लास के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस डिसीजन को कहां पे चैलेंज किया जाएगा? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को नकार दिया। गवर्नमेंट कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट में पहुंच के उनके जो सीनियर एडवोकेट थे गवर्नमेंट के, केवी निशुनाथन, उन्होंने बोला कि देखिए, इंग्लिश को स्टेट के स्कूलों में इंट्रोड्यूस करना एक प्रोग्रेसिव मेजर है। दुनिया भर में आज की डेट में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और गवर्नमेंट स्कूलों में भी इंग्लिश सिखाई जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं। ये इस बात पे सुनेंगे कि भैया अंग्रेजी को स्कूलों में पढ़ाने का ये जो डिसीजन लिया है मदर टंग के ऊपर प्रेफरेंस देते हुए, ये कहीं आर्टिकल 21A को वायलेट तो नहीं कर रहा है। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। इसका एक मैनिफेस्टेशन ये है कि बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाइए। अगर आप बच्चों को उनकी मदर टंग में नहीं पढ़ाओगे तो वो चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट में पिटीशन किया है वो ये बोल रहे हैं कि आप बच्चों की पढ़ाई उनके मदर टंग में हटा के उनसे उनका अधिकार छीन रहे हो। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। सरकार बोल रही है कि भैया दुनिया भर में अंग्रेजी बोली जा रही है और अगर हमारे बच्चों को दुनिया में और इंडिया में कम्पीट करना है तो अंग्रेजी उनको आनी चाहिए। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर चाइना का स्टेटमेंट निकल के आ रहा है। चाइना ये बोल रहा है कि इंडिया नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेके यूएस के साथ मिलके प्रॉपर बिजनेस को रोक रहा है। 118 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया इंडिया ने। तो चाइना बोलता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी को एब्यूज करके
इंडिया यूएसए के साथ मिलकर चाइनीज कंपनी के अगेंस्ट एक जंग छेड़ रहा है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। ओके, तो चाइना का ये बोलना है कि जो चाइनीज ऐप को बैन कर रहा है इंडिया, ये केवल चाइनीज इंटरेस्ट और चाइनीज सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट नहीं है, ये इंडिया के लोगों के भी अगेंस्ट है। ओके, तो एक छोटी सी चीज है, यहाँ पे यूएस के ऊपर बहुत इल्जाम लगाया जा रहा है कि यूएस जबरदस्ती अपने डिसीजंस को इंडिया पे इम्पोज कर रहा है और इंडिया कुड स्टे कमिटेड टू इट्स प्रीशियस इंडिपेंडेंस इन डिसीजन मेकिंग। इस तरीके की बातें यहाँ पे चाइना कर रहा है। इनफैक्ट चाइना यहाँ पे बहुत हक पकाया हुआ है, जीएस पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। फिर फेसबुक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल रही है। जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, उन्होंने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को लेटर लिखा और उससे बोला कि देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो रिपोर्ट छपी है और टाइम मैगजीन ने जो रिपोर्ट छपी है, उसने साफ साफ आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि आप रूलिंग बीजेपी के हेट प्रोपोगेंडा को अपने प्लेटफॉर्म पे रोकते नहीं हो। तो फेसबुक ने साफ साफ यहाँ पे बोला है कि हमारी जो अप्रोच है वो बहुत नॉन पार्टीसन है, हम सबको बराबर का अधिकार देते हैं, हमारी रिपोर्टिंग में किसी भी तरीके का कोई भी बायस नहीं है, हम किसी भी तरीके के हेट और बाइग्रेटरी को प्रमोट नहीं करते। जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक न्यूज थी, आपको बता दिया। श्रीलंका की कैबिनेट ने एक नया पैनल अपॉइंट किया है नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। पुराना 19th कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने प्रेसिडेंट की पावर को कम किया था। श्रीलंका की जो रूलिंग पार्टी है, जो 2/3 मेजोरिटी से जीती है, उसने बोला है कि 20th अमेंडमेंट एक्ट को हम लेके आएंगे जिससे पुराने संविधान को बदलेंगे। अभी इसमें जो तमिल मेजोरिटी इलाके हैं उनके लिए क्या चीजें लेके आई जाएंगी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ओके, जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, 19th अमेंडमेंट जो हुआ था श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बहुत सी गलतियां हैं, उन गलतियों को यहाँ पे सुधारने की बात कर रही है श्रीलंकन कैबिनेट। इस इश्यू को मैंने पहले बहुत बार एडिटोरियल में डिस्कस किया है, आगे भी ये चीज आएगी। फिर अफगान गवर्नमेंट ने 400 तालिबान प्रिजनर्स को छोड़ दिया है डोहा टाक से ऐड। देखिए, अफगानिस्तान में एक तरफ है अफगान गवर्नमेंट, दूसरी तरफ है तालिबान, इनके बीच में पीस टॉक्स चल रही हैं और इन पीस टॉक्स में ब्रोकर कौन कर रहा है, यूएसए। ओके, बहुत लंबी से लड़ाई चल रही है। यहाँ पे एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लोया जिरगा। इस टर्म को याद रखिएगा, इसका क्या मतलब होता है, मास नेशनल गैदरिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम वेरियस एथनिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई, जिसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कमांडर्स को तालिबान ने छोड़ा और तालिबान के 400 प्रिजनर्स को अफगानिस्तान ने छोड़ा। और अब कतर में मिलकर दोनों लोग आपस में बैठ के पीस नेगोशिएशन शुरू करेंगे ताकि जो मिलिटेंसी इंसर्जेंसी चल रही है अफगानिस्तान में, ये बंद हो जाए। ओके, यहाँ पे ये जो लोया जिरगा ग्रैंड असेंबली है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। पेपर 1 था ये, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ फ़ायदा मिला हो। भले ही मैंने जल्दी ख़त्म की है, बट मैंने सारी काम की चीज़ें कवर कर दी हैं। हैव अ ग्रेट डे।